ध्वनि में हम ध्वनि के अभिलाक्षणी गुण तक पढ़ चुके हैं और आज है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का संबंध उसकी ऊर्जा से है। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर सेकेंड होता है। ध्वनि की तीव्रता सभी प्रेक्षकों के लिए समान होती है। कभी कभी प्रबलता और तीव्रता को एक ही लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रबलता कानों के लिए क्या होती है, संवेदनशील होती है। 2 ध्वनियों की तीव्रता समान हो सकती है, लेकिन प्रबलता में अगर हम देखें तो एक ध्वनि दूसरे ध्वनि के प्रति की तुलना में अधिक प्रबल मानी जाती है, क्योंकि जो है प्रबलता वह संवेदनशील होती है। अब अगला है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता, घनत्व, नमी तथा ताप पर निर्भर करती है। प्रत्यास्थता कम होने पर चाल कम हो जाती है, घनत्व बढ़ने पर चाल घट जाती है और ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ध्वनि की चाल अगर हम देखें ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है, द्रव माध्यम में कम होती है और गैस जो होता है गैस माध्यम में सबसे कम होती है। प्रश्न भी आता है इसमें, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है और सबसे कम किसमें होती है। तो इस प्रकार से आप उसे दर्शा देंगे, सबसे अधिक ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अब देखें वायु में ध्वनि की चाल, मैंने कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकेंड होती है और निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल अगर हम आंकें तो 344 मीटर प्रति सेकेंड होती है और ध्वनि की चाल सर्वाधिक एल्यूमिनियम धातु में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6420 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा बहुत कम होती है। ऐसा हम अपने दैनिक जीवन में जो घटनाएं हमारी आती हैं उसमें देखते हैं। अगर हम जब कभी दिवाली के समय पटाखे वगैरह जलाते हैं तो उस पटाखे में क्या होती है, सबसे पहले चिंगारी आती है, उसके बाद बच्चे कान बंद कर लेते हैं, उसके बाद क्या होती है, उसमें लाइटिंग के बाद क्या होती है, आवाज आती है, ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका मतलब पहले प्रकाश दिखाई दिया, बाद में हमें ध्वनि सुनाई दी। इससे साबित होता है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि ध्वनि बाद में सुनाई दी। ऐसे ही जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो पहले आकाश में थंडरिंग लाइटिंग के समय पहले चमक दिखाई देती है, थोड़ी देर में हमें आवाज यानी कि बादलों की गर्जना सुनाई देती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन से संबंधित ये घटनाएं देखने को आती हैं और तो जब ऐसा आएगा तो हम लिखेंगे बादलों की गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है और प्रकाश जो लाइटिंग होती है वो पहले दिखाई देती है, चमक पहले दिखाई देती है। इसका क्या कारण है, ये प्रश्न है। तो आप लिखेंगे ध्वनि की चाल प्रकाश की अपेक्षा बहुत कम होती है, इसीलिए पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब अगला पॉइंट है हमारा पराध्वनिक बूम, पराध्वनिक चाल। तो पराध्वनिक बूम, पराध्वनि ध्वनि से परे, ध्वनि से अधिक, यानी कि जिस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है उसे पराध्वनिक, उस वस्तु की पराध्वनिक चाल कहते हैं। जैसे जेट है, वायुयान है, जैसे आसमान में जेट वायुयान जब गुजरता है तो पीछे से एक तरंग जैसी बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। जैसे गोलियां चलती हैं तो वो तीव्र वेग से चलती हैं, तो उसमें एक आवाज़ आती है, उसे कहते हैं पराध्वनिक बूम। बहुत तेजी से आवाज़, जब जेट वायुयान चलता है तो आसमान में पता चल जाता है, बहुत तीव्र आवाज़ निकालता है। अगर किसी बड़े बहुमंजिले इमारत या बहुमंजिले इमारत से अगर वो गुजरे तो इमारत को नुकसान भी पहुंच सकता है और उसकी खिड़कियां जो होती हैं वो चटक भी सकती हैं। तो इस प्रकार से पराध्वनिक बूम और पराध्वनिक चाल यहाँ पर हमने पढ़ा। अब है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन आपने इससे पहले जूनियर क्लासेस में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। सेम ध्वनि का परावर्तन भी उसी आधार पर कार्य करता है। ध्वनि भी प्रकाश की भांति अपनी दिशा बदल सकती है। वही जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर और जो टकराकर फिर ध्वनि का परावर्तन होता है, वापस उसी दिशा में आता है
तो इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश की भांति ध्वनि के परावर्तन के नियम भी समान होते हैं, जिसमें आपतन बिंदु यहाँ पर एक, जहाँ पर हमने ये यहाँ पर प्रैक्टिकल करा रखा, अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक दीवार है। ध्वनि के परावर्तन में जो होता है, ये दीवार जो है द्रव और जो ठोस है वो क्या होते हैं, दृढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश के लिए चमकीली सतह और मुलायम सतह की आवश्यकता होती है, और इसके लिए उसमें चिकनी सतह की आवश्यकता होती है। ये क्या है, ये दीवार कोई भी हो सकती है, जैसे परावर्तक सतह हमारा ठोस प्लाईवुड भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें ध्वनि के परावर्तन से संबंधित, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल हम करेंगे अभी। यहाँ पर हमने एक चित्र के द्वारा आपको शो कर रखा है। यहाँ पर छोटी सी घड़ी रख दें या फोन रख दें वाइब्रेट स्टेज में, या फिर अपनी एक हम फुसफुसाहट यहाँ से बोलेंगे, तो ये जो दोनों है यहाँ से टकराकर, इस दीवार से टकराकर हमारे कान तक पहुँच जाती है। इस प्रकार से ध्वनि जब आपतित होती है, दीवार से टकराकर पुनः हमारे कान में वापस आ जाती है और हमें सुनाई देता है। तो इससे यह साबित होता है कि ध्वनि भी परावर्तित होकर हमारे दीवार से परावर्तित होकर जो भी हमने यहाँ से बोला या घड़ी की टिक टिक की आवाज़ यहाँ पर हमें सुनाई दी। तो इस प्रकार से ध्वनि का ये परावर्तन है। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, सेम ध्वनि भी टकराकर वापस हो सकती है। तो इस प्रकार से जैसे कुएं, धातु की चादर, प्लाईवुड आदि से ध्वनि तरंगें परावर्तित होती हैं। अब है प्रतिध्वनि। टकराकर फिर ध्वनि का परावर्तन होता है, वापस उसी दिशा में आता है, तो इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश की भांति ध्वनि के परावर्तन के नियम भी समान होते हैं, जिसमें आपतन बिंदु यहाँ पर एक, जहाँ पर हमने ये यहाँ पर प्रैक्टिकल करा रखा, अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक दीवार है। ध्वनि के परावर्तन में जो होता है, ये दीवार जो है द्रव और जो ठोस है वो क्या होते हैं, दृढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश के लिए चमकीली सतह और मुलायम सतह की आवश्यकता होती है, और इसके लिए उसमें चिकनी सतह की आवश्यकता होती है। ये क्या है, ये दीवार कोई भी हो सकती है, जैसे परावर्तक सतह हमारा ठोस प्लाईवुड भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें ध्वनि के परावर्तन से संबंधित, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल हम करेंगे अभी। यहाँ पर हमने एक चित्र के द्वारा आपको शो कर रखा है। यहाँ पर छोटी सी घड़ी रख दें या फोन रख दें वाइब्रेट स्टेज में, या फिर अपनी एक हम फुसफुसाहट यहाँ से बोलेंगे, तो ये जो दोनों है यहाँ से टकराकर, इस दीवार से टकराकर हमारे कान तक पहुँच जाती है। इस प्रकार से ध्वनि जब आपतित होती है, दीवार से टकराकर पुनः हमारे कान में वापस आ जाती है और हमें सुनाई देता है। तो इससे यह साबित होता है कि ध्वनि भी परावर्तित होकर हमारे दीवार से परावर्तित होकर जो भी हमने यहाँ से बोला या घड़ी की टिक टिक की आवाज़ यहाँ पर हमें सुनाई दी। तो इस प्रकार से ध्वनि का ये परावर्तन है। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, सेम ध्वनि भी टकराकर वापस हो सकती है। तो इस प्रकार से जैसे कुएं, धातु की चादर, प्लाईवुड आदि से ध्वनि तरंगें परावर्तित होती हैं। अब है प्रतिध्वनि। ध्वनि के बाद एक प्रतिध्वनि, आवाज का 2 बार सुनाई देना, ध्वनि का 2 बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाती। जैसे हम किसी पहाड़ में या बहुत बड़े हॉल में जाते हैं तो हेलो की आवाज बोलते हैं या चिल्लाते हैं या बोलते हैं, तो वह आवाज गूंजकर दोबारा हमारे कान तक आ जाती है। तो हमें क्या होता है, एक ध्वनि जो होती है 2 बार सुनाई देती है। क्या होता है, वो दीवारों से टकराकर पुनः परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है। ऐसा क्या होता है, जब हम कोई चीज बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो क्या होता है, हमारे कान में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। उसे 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। अब छोटे कमरों में क्या होता है, 1/10 सेकेंड से पहले, अब हम अपने घरों में देखते हैं तो ध्वनि की आवाज टकराकर हमारे कान में दोबारा वापस नहीं आ रही, प्रतिध्वनि नहीं हो रही। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे कान में जो है 1/10 सेकेंड से पहले ही हमारे कान में जो ध्वनि है वो वापस आ जा रही है। तो दोनों ध्वनि एक साथ सुनाई दे रहे हैं, तो दोनों ध्वनि को हम एक रूप में देखते हैं। और अगर हम किसी बड़े हॉल में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है,
स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। इसीलिए हमें अगर बीच की दूरी होगी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का अंतराल होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें इस प्रकार से हमें प्रतिध्वनि सुनाई दे सकती है। अब है ध्वनि का बारंबार टकरा कर वापस आना, बार बार हमारे कानों में गूंजते हैं, जैसे बादल बार बार हमारे कानों में गूंजते हैं तो हमें गड़गड़ाहट की आवाज बार बार सुनाई देती है। होता क्या है, बादलों को जमीन या बादल गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि के बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अब देखें हम किसी कंसर्ट हॉल में, सिनेमा हॉल में या जहाँ पर स्पीच हो रही है और गाने बजाने की अगर जहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पर बड़े हॉल होते हैं। अब बड़े हॉलों में क्या होता है, इस घटना को हम अनुरणन कहते हैं। बड़े हॉल में क्या होता है, ध्वनि का बारंबार परावर्तन के कारण लंबे समय तक बना रहना अनुरणन कहलाता है। अनुरणन क्या होता है, इस अनुरणन को कम करने के लिए ताकि आवाज गूंजे ना और हमें स्पष्ट सुनाई दिए, इसके लिए हम क्या कहते हैं, बड़े जो कंसर्ट हॉल होते हैं या फिर कहीं पर संगीत हो रहा है तो हम क्या करते हैं, वहां पर ध्वनि पट्ट लगा देते हैं। देखिए ये ध्वनि पट्ट लगा रखा है और उनकी सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं। तो उस होता क्या है, ध्वनि का स्रोत, इसके पीछे जो ध्वनि का स्रोत जहाँ से स्पीकर होता है उसके पीछे ध्वनि पट्ट लगाए जाते हैं। इससे आवाज टकरा कर क्या होती है, पूरे हॉल में जो भी श्रोता वहां पर बैठे होते हैं उन्हें आसानी से सुनाई दे सकता है। इसे अनुरणन को कम करने के लिए एक अवशोषक मोटे पर्दे लगाए जाते हैं। कहीं पर पिक्चर हॉल में, कहीं पर भी मोटे पर्दे लगाए जाते हैं या किसी भी हॉल में। और इसके अलावा फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं, खुरदुरे प्लास्टर। तो इनसे क्या होता है, अनुरणन को कम किया जा सकता है और आवाज पूरे हॉल में फैल जाए तथा सभी आसानी से सुन सके। इसी प्रकार मेगाफोन, लाउड स्पीकर आदि ये भी क्या करते हैं, ये शहनाई वाद्य यंत्र जो है इसी प्रकार बनाए जाते हैं। ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना ही एक विशेष दिशा में वह काम कर सके। इन यंत्रों में एक नली, आगे का जो खुला भाग है शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। इस प्रकार जो ध्वनि के परावर्तन से संबंधित जो ये प्रयोग है इसे हम एक बार करके देखते हैं। आप भी इसको घर में कीजिए। यहाँ पर हमने बना रखा है 2 चार्टों की मदद से बराबर यहाँ पर अगर हमने देखिए ये 2 चार्ट की वजह से ये आपतन कोण की दिशा, ये परावर्तन कोण की दिशा, 2 नलियां हमने बना रखी हैं इन चार्टों की वजह से बराबर। यहाँ पर हमने परावर्तक सतह पे एक अभिलंब यहाँ पर दर्शा दिया। इन दोनों के बीच का जो कोण है वह बराबर जब होगा तो हम यहाँ से, अगर हम यहाँ पर घड़ी हमने यहाँ पर रखी, इसकी टिक टिक की आवाज यह इसके कान तक पहुंच पाएगी। जो श्रोता है इसके कान तक पहुंच पाएगी। तो आपको आवाज आ रही है इसकी टिक टिक की, यहाँ पर कान लगाइए, इधर यस। तो अब देखिए हम यहाँ से कुछ फुसफुसाहट करेंगे। यहाँ पर आप फोन को वाइब्रेट स्टेज में भी रख सकते हैं, वो आवाज भी आप ये कान बंद कर रखा है। देखिए टकरा कर यहाँ पर दीवार पे परावर्तित तल पर टकरा कर फिर पुनः हम इसको सुन सकते हैं। इस प्रकार से सुनाई दिया आपको? क्या बोला मैंने? संदीप। देखो स्टूडेंट्स का नाम बोला और बताइए क्या बोला हमने? जयकंठ जी। देखिए ध्वनि परावर्तित होकर परावर्तक सतह से टकराकर पुनः श्रोता के कान तक पहुंच पा रही है। और देखिए इस प्रकार से अगर हम इसको थोड़ा से परावर्तन कोण की दिशा और थोड़ा डिस्टर्ब कर दें और इसके कोण में ज्यादा अंतर कर लें, अब हमें सुनाई नहीं देगा। सुनाई दिया आपको? नहीं सुनाई दिया। देखो तो इससे ये परावर्तन के अनुप्रयोग हो गए। आप भी इसे अपने घर में करके देखिए। तो इस प्रकार से ध्वनि परावर्तन के पश्चात हमें सुनाई देती है। तो आप भी इसको करके देखिए। इससे संबंधित नोट्स मैं आपके लिए भेजूंगी, आप इन्हें पढ़िए और